नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो तक रीतिकाल तक विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था, भक्ति काल के बारे में पढ़ा था और रीतिकाल के विषय में पढ़ा था। आज हम जो हमारे हिंदी साहित्य का अंतिम काल है, आधुनिक काल, उस आधुनिक काल के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि आधुनिक काल के विषय में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आधुनिक काल के समूचे परिचय का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक काल एक विस्तृत काल था और इस काल के अंतर्गत अनेक जो हैं वो धाराएं प्रवाहित हुई और उन धाराओं के अंतर्गत भी अन्य अनेक धाराओं के अंतर्गत काव्य की रचनाएं हुई, जो कि उपधाराओं के अंतर्गत हमारे सामने उभर करके आती हैं। यदि हम बात करें आधुनिक काल के समूचे परिचय के विषय में, तो हम देखते हैं कि विक्रम संवत 1900 से लेकर के अब तक का जितना भी जो साहित्य है वह आधुनिक काल के अंतर्गत रचा गया। आधुनिक काल के अंतर्गत यदि हम मोटे तौर पर यदि देखें तो हमारे सामने आधुनिक काल को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक काल को सबसे पहले हम पद्य साहित्य के अंतर्गत देखते हैं और दूसरा गद्य साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक काल जो है वह एक पद्य साहित्य के अंतर्गत भी उभर करके आया और वहीं दूसरी ओर गद्य साहित्य के अंतर्गत भी उभर करके आया था, क्योंकि इस काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले तो जो रचनाएं होती थी वह केवल और केवल पद्य साहित्य के अंतर्गत ही रचनाएं होती थी, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारी खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ और उस विकास के लिए हम एक अन्य वीडियो के अंतर्गत भी देखेंगे कि किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने कि गद्य साहित्य को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। लेकिन आज हम यहाँ पर आधुनिक काल के इन दोनों कालखंडों पद्य व गद्य साहित्य के ऊपर हम सामान्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक और पद्य साहित्य लिखा जा रहा था। आधुनिक काल से पहले तो समूचा जो साहित्य लिखा गया था वह पद्य साहित्य ही लिखा गया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि गद्य साहित्य के अंतर्गत भी अनेकों साहित्यिक रचनाएं होने लगी। तो आज हम सबसे पहले आधुनिक काल के पद्य साहित्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक काल का जो पद्य साहित्य है इसका समय माना गया है विक्रम संवत 1900 से लेकर के अब तक। इस काल के अंतर्गत हमारे सामने अनेकों धाराएं प्रवाहित हुई। उसके अंतर्गत सबसे पहली जो धारा थी वह धारा थी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की यदि हम बात करें तो भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक समूचे मंडल को तैयार किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पद्य व गद्य दोनों ही साहित्य के अंतर्गत रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। यदि हम देखें तो भारतेंदु युग के अंतर्गत अनेकों कवि उभर करके आए, जिसके अंतर्गत हमारे सामने प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, पंडित रामचरण गोस्वामी हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, आदि अनेकों जो कवि थे जिन्होंने कि पूर्ण रूप से इस भारतेंदु युग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कहा जाता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक संपूर्ण इस मंडल को तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम हमारे जो साहित्य की जो परिभाषा थी उसके अंतर्गत एक नया बदलाव लेके आए। पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था वह किसी न किसी नायक और नायिका को आधार मान करके और उससे ओतप्रोत ही लिखा जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि विक्रम संवत 1900 से भारत की तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत भी जो एक नवीनतम बदलाव आया, वह बदलाव यह था कि समूचा भारत देश जो है वह आज़ादी की ओर की लड़ाई लड़ रहा था। तो उस आज़ादी की लड़ाई के अंतर्गत
हमारे हिंदी साहित्य के कवियों ने भी अपना मूलभूत योगदान दिया, जिसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इस मंडल के अंतर्गत जितने भी जो कवि थे, उन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत साहित्य की रचना लिखना प्रारंभ किया। लेकिन हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जो देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं लिखी जाने लगी, वह केवल हमारे भारत के बड़े ही एक पवित्र तीर्थ स्थल या प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थलों को आधार मान करके रचनाएं लिखी जाने लगी। जैसे हम देखते हैं कि भारतेंदु जी की गंगा छवि नामक जो रचना है, इस रचना के अंतर्गत गंगा की पवित्रता, शुद्धता और वहाँ का जो प्राकृतिक एवं जो आध्यात्मिक जो घटनाक्रम है, उसका अत्यंत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारे जो ऐतिहासिक जो स्थान है, जैसे ताज नामक जो कविता है, वह भी एक ऐसी कविता है जो कि उस ताज के महत्व को पूर्ण रूप से उद्घाटित करती हुई दिखाई देती हैं। या फिर हमारे हिमालय जो है, जो कि हमारा विशालकाय जो पर्वत है हिमालय को आधार मान करके भी उन्होंने अनेक प्रकार की कविताएं रची। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत मूलभूत रूप से देशभक्ति की भावना का एक प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ देश प्रेम की जो भावना है, वह देश प्रेम की भावना भी हमें यहाँ पर उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी धारा के अंतर्गत यदि हम दूसरे युग की बात करें तो दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की शुरुआत जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई। द्विवेदी जी ने इस युग की जो शुरुआत है वह भारतेंदु युग के अंतर्गत एक सुधार लाने के लिए किया था। इसीलिए इस काल को अन्य अनेक जो आलोचक हैं वे सुधारवादी युग के नाम से भी जानते हैं। उनका मानना है कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जो देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने का जो कार्य है वह यहाँ आते आते द्विवेदी युग के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जैसी कविताएं हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं, झांसी की रानी जैसी कविताएं हैं, वो सारी की सारी कविताएं एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भावनाओं के अंतर्गत छलकती हुई दिखाई देती हैं। जिसके अंतर्गत हम माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा की हम बात करें तो जहाँ पर एक वीरता और शौर्य का बखान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो पुष्प है उसकी स्वयं की अभिलाषा को उसके अंतर्गत उद्घाटित किया गया है। जैसे चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ इठलाऊं, चाहा नहीं मैं सब पर चढ़कर सब यात्रा को ले जाऊं। इसी प्रकार की जो अनेक भावनाएं हैं, उन सभी भावनाओं को उन्होंने उद्घाटित किया है। और अंत में उन्होंने कहा कि हे वनमाली तू मुझको तोड़कर फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर जाए वीर अनेक। जैसी अनेक भावनाएं जो वीरता से ओतप्रोत भावनाएं हैं, वह हमें द्विवेदी युग के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उनके द्वारा प्रचारित इस भावना के अंतर्गत हमारे अनेकों कवि जुड़े और उन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत काव्य की रचनाएं की, जिससे भारतीय जनमानस के अंतर्गत देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी। इसी धारा के अंतर्गत यदि हम अगली काव्य धारा की बात करें तो वह आता है छायावादी युग। छायावादी युग जो है वह पूर्ण रूप से काव्य धारा के अंतर्गत एक नया बदलाव लेकर के आता है। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख 4 स्तंभ कवियों के रूप में माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि जो कवि थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, उन्होंने छायावादी विचारधारा से ओतप्रोत काव्य की रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। छायावादी कवियों का ये मानना है कि प्रकृति जो है वह मनुष्य के अनुरूप ही कार्य करती हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने प्रकृति को ही आधार मान करके मानव के ऊपर केंद्र बिंदु करने का प्रयास उन्होंने छायावादी विचारधारा के अंतर्गत किया है। इसलिए छायावादियों का मूलभूत यह मानना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल का मतलब होता है जहाँ विशालकाय वस्तु हो, और सूक्ष्म का अभिप्राय होता है जहाँ एक छोटी सी बात और एक छोटे से बिंदु को केंद्रित किया गया हो। हम देखते हैं कि छायावादी काव्य धारा के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है कामायनी, वह एक छायावाद की ऐसी कृति हैं जिसके अंतर्गत प्रकृति को मूलभूत रूप से एक
विस्तृत स्वरूप के रूप में प्रकट किया गया और उसके पश्चात वह मानव पर ले जाकर के केंद्रित की गई है, जिसके अंतर्गत एक ऐतिहासिक घटना को लिया गया है जहां पर हम देखते हैं कि समूची प्रकृति का प्रलय हो जाता है और जिसके अंतर्गत एक देव जाति का मात्र एक अंश जो है वह मनु बसता है और उसके अंतर्मन में चिंता का भाव उत्पन्न होता है। तो उसी चिंता के भाव को वह उद्वेलित करते हुए कहता है कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। यानी कि चारों ओर जब उसे जल ही जल दिखाई देता है, यानी कि कहा जाता है कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठा शीला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तो इस प्रकार की जो भावना है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि मनु जो है वह समूचे प्रकृति के प्रलय को देख रहा है और एकांत में बैठा है और वह उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। उसके सामने समूची देव जाति का विनाश हो चुका है और वह उसके अंतर्मन में अनेक प्रकार की चिंता की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी विचारधारा से उत्प्रोत फिर उसके पश्चात उसके अंतर्गत आशा का संचार होता है, आशा की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे जल प्लावन शांत होता है, पृथ्वी ऊपर दिखने लगती है। वह मनु जो है नौका में बैठ करके एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और सुरक्षित स्थान पर जाकर के और एक नए मानव जाति के विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से छायावादी विचारधारा के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को आधार माना। चाहे पंत देखें, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, उन्होंने प्रकृति की गोद में पले बड़े हुए और वहीं से उन्होंने एक मानव को केंद्रित करने का भी प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि छायावादी जो विचारधारा है वह पूर्ण रूप से आधुनिक काल को एक नई दिशा की ओर ले जाती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद अन्य काव्यधारा के अगली काव्यधारा के अंतर्गत यदि हम देखें तो वह आती है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद का मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रगतिवादी विचारधारा के जो कवि थे उनके सामने जैसे ही हमने देश में आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंतर्गत दो वर्ग हमारे सामने उभर करके आते हैं। एक वर्ग था वह शोषक वर्ग था, दूसरा था शोषित वर्ग। शोषक वर्ग सदैव शोषित वर्ग का शोषण करता रहता था। तो उनकी यही विचारधारा जो थी, उस विचारधारा के प्रति एक आक्रोश यहाँ पर पनपता हुआ हमें दिखाई देता है। एक क्रांति की भावना हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति घृणा व रोष को व्यक्त किया है और शोषितों के प्रति करुणा और दया की भावना को उद्घाटित करने का प्रयास उन्होंने अपनी काव्य की कविता में किया है। उनका मानना है कि समूचा जो मानव है वह मानवता की भावना को उद्घाटित करने के लिए ही उन्होंने इस धारा के अंतर्गत प्रचालित किया है। चाहे हम देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे हम वह तोड़ती पत्थर कविता को देखें या भिक्षुक कविता को देखें, वह आता दो टुक कलेजे से करता पछताता पथ पर आता, जैसी जो विचारधाराएं हैं वह एक शोषितों के प्रति एक दया एवं सहानुभूति की भावना को व्यक्त करने वाली विचारधारा से उत्प्रोत प्रगतिवादी विचारधारा दिखाई देती है। क्योंकि उस समय जो मार्क्सवादी की विचारधारा थी वह चाहे रूस का हो, रूस की जो विचारधारा थी उस सभी को लेकर के उन्होंने भारत के अंतर्गत भी जो एक वर्ग बन चुके थे शोषक और शोषितों का, पूर्ण रूप से उस दूरी को मिटाने का जो कार्य है वह प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों ने किया। अगली हम बात करें तो वह विचारधारा आती है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी विचारधारा का अभिप्राय यह था कि जैसे जैसे समय बदलता गया और हमारे भारत देश में भी नए नए प्रयोग होने लगे तो हमारे साहित्यकारों ने भी साहित्य के अंतर्गत नए नए प्रयोग किए। प्रयोगवादी विचारधारा के जनक के रूप में अज्ञे जी का नाम सर्वोपरि रूप में आता है। 1943 के अंतर्गत उन्होंने एक नई विचारधारा जिसके अंतर्गत तार सप्तक की स्थापना करके उन्होंने प्रयोगवादी युग को स्थापित करने का कार्य किया था। अज्ञे है, गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं आदि अनेकों जो कवि थे जिन्होंने कि पूर्ण रूप से इस प्रयोगवादी विचारधारा को अपनाया और साहित्य के अंतर्गत नए नए बदलाव किए।
जिसमें हम देखते हैं कि इस समय तक आते आते साहित्य के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत जो छंदों का बंधन था वह छंदों के बंधन से मुक्त हो चुका था साहित्य। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय साहित्य के अंतर्गत नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया। उनका ये मानना था कि जो उपमान सदियों से प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो सारे उपमान पूर्ण रूप से मैले हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। तो नए नए प्रयोग होने लगे। उसके साथ साथ एक काव्य का जो विषय है उस विषय के अंतर्गत भी एक व्यापकता आने लगती हैं। तो इस प्रकार से साहित्य के अंतर्गत नए नए जो बदलाव आए, नए नए जो प्रयोग हुए, वही हमें प्रयोगवादी विचारधारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम देखते हैं अगली धारा के अंतर्गत वह आती है नई कविता। नई कविता की यदि हम बात करें तो आधुनिक काल की कविता के अंतर्गत एक नया बदलाव आने लगा, जिसमें कि मनुष्य को सबसे पहले केंद्र में रखा गया। मानव को ही केंद्र मान करके उसके ऊपर साहित्य की रचनाएं होने लगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भाषा तंत्र के अंतर्गत भी नया एक बदलाव दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि साहित्य के जो अलंकार हैं, छंद हैं, उसके अंतर्गत भी हमें एक नया बदलाव देखने को मिलता है और मानव को केंद्रीभूत करके ही साहित्य की रचनाएं होने लगी। तो इस प्रकार से आधुनिक काल के पद्य काल के अंतर्गत हमारे सामने विभिन्न विचारधाराएं आती हैं, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। लेकिन आज मैंने इनको एक परिचय के रूप में आपके सामने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। अगले हम बात करते हैं आधुनिक काल के गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो गद्य साहित्य का जो समय है वह भी विक्रम संवत 1900 से लेकर के अब तक माना गया है। हम सबसे पहले इस काल के अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे पहला जो आता है वह है उपन्यास। उपन्यासों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो गद्य लेखन साहित्य की परंपरा प्रारंभ हुई उसमें उपन्यासों का बहुत ही अधिक महत्व है। उपन्यासों के अंतर्गत यदि हम देखते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग से प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम घयमरी जैसे उपन्यासकार थे, जिन्होंने कि तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी से ओतप्रोत उपन्यास लिखे। उसके पश्चात हमारे सामने प्रेमचंद युग आता है। प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, निर्मला है, कर्मभूमि हैं, जैसे अनेकों 17-18 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जिसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत फैली हुई विभिन्न विसंगतियों, विभिन्न समस्याओं का उन्होंने पूर्ण रूप से उद्रेक किया है। जैसे हम गोदान जैसे उपन्यास को ही लेते हैं, जहां पर एक कृषक की त्रासद जीवन की जो घटना है उसको उन्होंने उभारने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि किस प्रकार एक भारतीय कृषक जो है वह शोषकों के हाथों निरंतर शोषित होता चला जाता है और अंत में वह स्वयं एक मजदूरी करने के लिए लालायित हो जाता है। उसके अंतर्मन में एक गाय रखने की जो लालसा होती है वह लालसा को भी वह पूर्ण नहीं कर पाता। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रेमचंद युग के बाद प्रेमचंदोत्तर युग आता है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना हुई। उसके पश्चात हम मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत उपन्यासों को देखते हैं और उसके पश्चात हम देखें मोहन राकेश के उपन्यासों के अंतर्गत तो एक पूर्ण रूप से नया बदलाव हमें देखने को मिलता है, जहां पर मानव को पूर्ण रूप से केंद्र बिंदु बनाया गया है और अनेक प्रकार के मानव के अंतर्मन में जो उथल पुथल होती है उस उथल पुथल का पूर्ण रूप से चित्रण हमें इन उपन्यासों के अंतर्गत दिखाई देता है, जिसका हम विस्तार पूर्वक विवेचन उपन्यास के वीडियो के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम अगले बात करते हैं तो अगला आता है नाटक। नाटकों के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहते हैं कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही हमें नाटक की एक नाट्य मंडली तैयार की गई और वहाँ से ही नाटकों के अंतर्गत नाटकीय रचनाएं होने लगी। परंतु जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त हैं, ध्रुव स्वामिनी हैं, जैसे अनेक जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक होते हुए भी एक उसमें नवीनता लाने का जो उन्होंने प्रयास किया है उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण हमें नाटकों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगले हम बात करते हैं निबंध के अंतर्गत। तो निबंधों के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 के अंतर्गत उन्होंने निबंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निबंधों का विश्लेषण उन्होंने किया है। यदि हम भाग 1 की बात करें तो उन्होंने बड़े ही मनोविश्लेषणवादी निबंधों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत मानव के अंतर्मन में उठने वाले अनेक जो भाव होते हैं, चाहे वह उत्साह हो, लज्जा ग्लानि हो, लोभ और प्रीति हो, जैसे अनेक जो क्रोध है,
ठीक है ना। ऐसे उत्साह है, जैसे अनेक जो अंतर्मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, उन भावों को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का बड़ा ही सार्थक और सराहनीय प्रयास किया है। अगले हम बात करते हैं कहानी के अंतर्गत। कहानी लेखन के अंतर्गत हम मुंशी प्रेमचंद को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियाँ समाज के विभिन्न पक्षों और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उद्घाटित करने वाली हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हम मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ भी हमें दिखाई देती हैं, चाहे वह जैनेन्द्र की कहानियाँ हो या अन्य अनेक जो कहानीकार हैं उनकी जो कहानियाँ थी, जो कि विभिन्न युग के अनुसार उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का जो बदलाव देखने को मिलता है। कहानी जो लिखी जाती थी वह समूचे समाज, समूचे देश या समूचे विश्व को इंगित करके और उसकी समस्याओं को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया जाता था। अगले हम बात करते हैं आत्मकथा। आत्मकथा के अंतर्गत कवि जो होता था वह स्वयं के जीवन के अंतर्गत घटी हुई अनेक घटनाओं का पूर्ण रूप से वृत्तांत प्रस्तुत करता था, वो कहलाती थी आत्मकथाएं। इसी कड़ी के अंतर्गत हम आगे देखें तो एकांकियां जो हैं वह मूल रूप से एक अंक पर आधारित होती थी, जिसके अंतर्गत अनेक अलग अलग अंक होते थे, जिसमें चाहे पहला अंक हो, दूसरा अंक हो या तीसरा अंक हो, और उन अंकों के अंतर्गत पात्रों के विभिन्न प्रकार के विचारों को इधर आदान प्रदान करने का या उनमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को, जैसे चतुर्सेन शास्त्री के आदि अनेक प्रकार की जो एकांकियां हैं वह पूर्ण रूप से विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने वाली हमें प्रतीत होती हैं। अगली हम बात करें रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज क्या अभिप्राय होता था कि जो लेखक होता था वह एक रिपोर्टर की भांति किसी स्थान या किसी जगह पर जाकर के या किसी घटना स्थल पर जाकर के वहाँ की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करता था, ब्यौरा तैयार करता था, और उसका संपूर्ण वर्णन जो किया जाता था वह रिपोर्टार्ज के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं यात्रा वर्णन के अंतर्गत। तो यात्रा वर्णन के अंतर्गत एक जो लेखक है वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे और यात्रा करके वहाँ की यात्राओं का संपूर्ण वर्णन किया जाता था, और जिसे लेखनीबद्ध करके सामान्य पाठकों के सामने व्यक्त किया जाता है वह कहलाता है यात्रा वर्णन। और अंतिम कड़ी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो नई कहानी। नई कहानी हम देखते हैं कि कहानी और नई कहानी के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। कहानी जो लिखी जाती थी वह एक समाज, देश एवं राष्ट्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाली कहानी होती थी, लेकिन नई कहानी जो है वह किसी भी मनुष्य को केंद्रित करके लिखी जाती थी, जिसके अंतर्गत मानव की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं या समाज के किसी एक वर्ग की जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को इंगित किया जाता था। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नई कहानी के अंतर्गत हमारे सामने जो पति पत्नी के आपसी मनमुटाव हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक जो समस्याएं हैं, एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को व्यक्त करने का जो कार्य है वह नई कहानी के अंतर्गत किया जाता था। तो विद्यार्थियों, आज हमने आधुनिक काल के परिचय के अंतर्गत उसको समूचे 2 भागों के अंतर्गत बांटा, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। और पद्य साहित्य के अंतर्गत विभिन्न जो कालखंड थे, चाहे वह भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, या फिर छायावादी युग हो, या प्रगतिवादी युग हो, या प्रयोगवादी युग हो, या फिर नई कविता के रूप में हो, या हम देखते हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्टार्ज, यात्रा वर्णन एवं नई कहानी के रूप में एक विस्तृत जो साहित्य हमारे सामने उभर करके आया, उसका हमने एक संक्षिप्त रूप से परिचय का अध्ययन किया है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत आधुनिक काल को एक विस्तार रूप से एक एक धारा को और एक एक धारा के अंतर्गत जो कवि थे उन कवियों का और उन रचनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।